Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to London. Part 1. स्वामी जी की लंदन वापसी. भाग 1. एपिसोड 1. पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी जी का लक्ष्य वेदांत के 3 चरणों द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत कर उनके बीच की संगति और तारतम्य को दर्शाना था. वे भारतीय आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक और तार्किक रूप में पश्चिमी जगत के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे. उनके विचारों ने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों के विद्वानों को प्रभावित किया, लेकिन अत्यधिक परिश्रम और लगातार चलने वाले व्याख्यानों ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला. फिर भी अपनी अटूट निष्ठा और अद्वितीय ऊर्जा से उन्होंने वेदांत के संदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित किया, जिससे आध्यात्मिक जागरण की नई लहर उत्पन्न हुई. इस कड़ी में हम सुनेंगे कि स्वामी जी 15 अप्रैल 1896 को न्यूयॉर्क से लंदन लौटे, जहां वे भारतीय संस्कृति और वेदांत के प्रचार में जुट गए. ऑक्सफोर्ड में मैक्समूलर से उनकी मुलाकात हुई. प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने प्रभावशाली व्याख्यान दिए. एक घटना में जब खेत में एक पागल सांड उनकी ओर दौड़ा, तब उन्होंने अद्भुत धैर्य और निर्भीकता दिखाई, जिससे वह सांड शांत होकर लौट गया. उनके ओजस्वी विचारों ने लंदन वासियों को गहराई से प्रभावित किया. सतत परिश्रम से उन्होंने लंदन में वेदांत केंद्र की स्थापना की, जिससे भारत का आध्यात्मिक संदेश पश्चिमी जगत तक पहुंचा. उनका साहस, उनकी विद्वत्ता और उनका समर्पण निस्संदेह आज भी प्रेरणा का स्रोत है. स्वामी जी की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. 15 अप्रैल 1896 को स्वामी जी व्हाइट स्टार लाइन के SS जर्मेनिक जहाज से न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए रवाना हुए. लिवरपूल से वे रीडिंग की यात्रा पर गए, जहां वे फिर से मिस्टर एडवर्ड टी स्टर्डी के अतिथि बने. यात्रा सामान्य रही. अपने आगमन के कुछ ही समय बाद 20 अप्रैल को उन्होंने मैरी हेल को लिखा, यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई. मैंने स्वयं को बीमारी से बचाने का इलाज किया. मैंने आयरलैंड और कुछ पुराने अंग्रेजी नगरों का दौरा किया और अब मैं फिर से रीडिंग में हूं. ब्रह्म, माया, जीव, व्यक्ति और सार्वभौमिक आत्मा के बीच. दूसरे साधु भी यहां हैं. वे सबसे अच्छे व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें मैंने देखा है, और एक विद्वान साधु भी हैं. हम अभी किताबों का संपादन करने में व्यस्त हैं. रास्ते में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ. यह यात्रा नीरस, एकरस और मेरी जिंदगी की तरह निसंग रही. दूसरे साधु स्वामी शारदानंद थे. जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में सुना, स्वामी जी कई महीनों से अपने किसी भाई शिष्य को भारत से पश्चिमी कार्य में सहायता करने के लिए आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे. इसलिए रीडिंग में स्वामी शारदानंद को
अपने इंतजार में पाकर उन्हें अत्यंत खुशी हुई। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने लगभग 3 वर्षों से अपने किसी भी भाई शिष्य को नहीं देखा था। स्वामी शारदानंद भारत से सभी समाचार लेकर आए। आलम बाजार मठ और उसके प्रत्येक सदस्य के बारे में बताया। स्वामी जी ने बदले में अपनी कई योजनाओं को अपने भाई साधु के साथ साझा किया। स्वामी शारदानंद स्वामी जी की अटूट ऊर्जा और उत्साह को देखकर चकित रह गए। आलम बाजार मठ के बारे में स्वामी शारदानंद से प्राप्त जानकारी ने स्वामी विवेकानंद को यह सोचने पर विवश किया कि नवस्थापित मठ में कार्य प्रणाली को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए 27 अप्रैल को उन्होंने रीडिंग से भारत में अपने भाई शिष्यों को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें मठ के संचालन के लिए व्यावहारिक और संगठनात्मक दिशा निर्देश दिए। हालांकि ये निर्देश जो उनके भारतीय कार्य और इसके आरंभ एवं विकास के प्रति उनकी सतत चिंता से संबंधित हैं, इसका विवरण हम बाद में देखेंगे। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि स्वामी जी रीडिंग में 1 सप्ताह से अधिक रुके होंगे। अपने कार्य को सुगम बनाने के लिए श्री स्टर्डी ने दक्षिण पश्चिम लंदन के 63 सेंट जॉर्ज रोड पर लेडी इसाबेल मॉर्गेसन का घर किराए पर लिया था। यहां स्वामी जी ने अपना निवास बनाया, जहां उनके साथ स्वामी शारदानंद, उनके समर्पित शिष्य श्री जोसाइया जे गुडविन, जिन्होंने ब्रह्मचारी का व्रत लिया था, और स्वामी जी के सचिव और व्यक्तिगत सेवक के रूप में सेवा की। श्री जॉन पी फॉक्स, जिनसे स्वामी जी अमेरिका में मिले थे, और स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्ता, जो उच्च शिक्षा के उद्देश्य से पहले ही लंदन पहुंच चुके थे, वे भी रहे। श्री स्टर्डी भी कभी कभी आते और रुकते थे। इसके अलावा मिस हेनरिएटा म्यूलर, जो इस निवास के खर्चों में साझेदारी करती थी, उन्होंने उसी छत के नीचे कई कमरों को किराए पर दे रखा था। मई की शुरुआत में स्वामी जी ने मेरी हेल को लिखा, इस बार हमारे पास पूरा घर है। आप जानती हैं, यह छोटा है लेकिन सुविधाजनक है, और लंदन में यह अमेरिका की तुलना में इतना महंगा नहीं है। कुछ पुराने मित्र यहां हैं और मिस मैक्लियोड महाद्वीप से यहां आ गई है। वह सोने की तरह नेक और दयालु है। हमारे पास एक अच्छा सा छोटा परिवार है, घर में एक और भारतीय भिक्षु के साथ। एक विशिष्ट हिंदू, जिसमें वह दृढ़ता और जोश नहीं है जो मुझ में है। वह हमेशा स्वप्नमय, कोमल और मधुर रहते हैं। यह नहीं चलेगा। मैं उनमें थोड़ी सक्रियता लाने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले ही 2 कक्षाएं शुरू कर दी हैं। वे 4 या 5 महीने तक चलेंगी और उसके बाद मैं भारत लौट जाऊंगा। लंदन में अपने कार्य की शुरुआत करने से पहले स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शारदानंद के साथ कुछ दिन मिस हेनरिएटा म्यूलर के घर टावर्स लॉज, पिंकनीज ग्रीन, मेडनहेड में बिताए। यह स्थान टेम्स नदी के किनारे रीडिंग से 12 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक नगरपालिका थी। संभवतः इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में लंदन से बाहर इन यात्राओं में से एक के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने खतरों का सामना करने में स्वामी जी के साहस को दिखाया।
सिस्टर निवेदिता के शब्दों में, जब स्वामी जी मिस म्यूलर और एक अंग्रेज मित्र के साथ खेतों में चल रहे थे तो अचानक एक पागल सांड उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा। अंग्रेज मित्र स्पष्ट रूप से भाग गए और पहाड़ी के दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच गए। महिला जितना भाग सकती थी उतना भागी और फिर थक कर जमीन पर गिर पड़ी, आगे बढ़ने में असमर्थ। यह देखकर और उनकी मदद ना कर पाने की स्थिति में स्वामी जी ने सोचा, तो यह अंत है आखिरकार। उन्होंने महिला के सामने खड़े होकर अपने हाथ जोड़ लिए। बाद में उन्होंने बताया कि उस समय उनका मन एक गणितीय गणना में लगा हुआ था कि सांड उन्हें कितनी दूर फेंक सकता है। लेकिन सांड अचानक कुछ कदम पहले ही रुक गया और अपना सिर ऊपर उठाया और नाराजगी भरे अंदाज में पीछे हट गया। स्वामी जी का ऐसा ही साहस उनके युवा दिनों में भी देखने को मिला था। एक बार जब वे कोलकाता की सड़कों पर थे, उन्होंने एक बेकाबू घोड़े के पास शांति से कदम बढ़ाकर उसे रोक लिया था और इस प्रयास में उन्होंने उस महिला का जीवन बचाया था जो घोड़े के पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी। मई के पहले सप्ताह के अंत तक स्वामी जी ने 63 सेंट जॉर्ज रोड पर स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया था। उन्होंने लंदन में पहले ही अपने कार्य क्षेत्र को तैयार कर लिया था और अब वे कठोर परिश्रम के लिए तैयार थे, जिसकी आवश्यकता वे सत्य के उन जिज्ञासु साधकों की गंभीरता को देखते हुए समझते थे। इनमें वे लोग शामिल थे जिनसे वे पिछले साल परिचित हो चुके थे और जो अब उत्सुकतापूर्वक फिर से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। साथ ही वे नए लोग भी जिनसे वे पहली बार मिलने वाले थे। 7 मई को उन्होंने अपने निवास स्थान पर कक्षाओं का संचालन शुरू किया और शीघ्र ही उनके व्यक्तित्व की ख्याति और उनके विचारों का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। नए लोग उनसे मिलने और उन्हें सुनने आए, जिनमें कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी शामिल थे। उन्होंने इन लोगों से भारतीय दर्शन और उसके आधुनिक जीवन से संबंध के बारे में बात की, योग के विभिन्न रूपों की व्याख्या की। शीघ्र ही उनके चारों ओर ऐसे पुरुषों और महिलाओं का एक समूह एकत्र हो गया जो मानव अस्तित्व की समस्याओं को पूर्वी ज्ञान के प्रकाश में गंभीरता से अध्ययन करना चाहते थे। 7 मई से 16 जुलाई तक स्वामी विवेकानंद ने नियमित रूप से प्रति सप्ताह 5 कक्षाएं संचालित की। मंगलवार और गुरुवार को उन्होंने 2 कक्षाएं ली, सुबह 11:30 बजे और रात 8:30 बजे, जबकि शुक्रवार को रात 8:30 बजे एक कक्षा आयोजित की जो विशेष रूप से प्रश्नोत्तर सत्र के रूप में अत्यधिक रूप से शिक्षाप्रद होती थी। इसके अतिरिक्त वे शुक्रवार की दोपहर आगंतुकों से मिलते थे। अपनी पहली श्रृंखला के कक्षा व्याख्यानों में उन्होंने मुख्य रूप से आर्य जाति के इतिहास, उसके विकास, उसकी धार्मिक प्रगति और धार्मिक प्रभाव के प्रसार पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग पर कई व्याख्यान दिए, जिनमें से अधिकांश श्री गुडविन द्वारा लिखे गए। शुरुआत में स्वामी जी की कक्षाओं में उपस्थिति इतनी बड़ी नहीं थी जितनी पिछली बार के अंत में देखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे
और निरंतर इसमें वृद्धि हुई। 1 महीने के भीतर स्वामी जी ने मेरी हेल को लिखा, कक्षाएं अब बहुत बड़ी हो रही हैं। 5 जून को उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, मेरी कक्षाएं शानदार ढंग से चल रही हैं। रविवार 7 जून की दोपहर स्वामी जी ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंटर्स इन वाटर कलर्स के 191 पिकाडिली में ऊपरी मंजिल पर स्थित 3 बड़े कला दीर्घाओं में से एक में 3 रविवार व्याख्यानों की एक श्रृंखला शुरू की। इसके विषय थे धर्म की आवश्यकता 7 जून, एक सार्वभौमिक धर्म 14 जून, वास्तविक और प्रकट मनुष्य 21 जून। इन तीनों व्याख्यानों की शॉर्ट हैंड रिपोर्टिंग गुडविन ने की। ये व्याख्यान अत्यधिक सफल साबित हुए और तुरंत ही एक अन्य पाठ्यक्रम की योजना बनाई गई। दूसरी रविवार दोपहर व्याख्यान श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद ने 3 विषयों पर चर्चा की, भक्ति योग, त्याग, साक्षात्कार। लेकिन स्वामी जी की कई कक्षाएं, उनके 6 रविवार व्याख्यान और उनकी अनगिनत व्यक्तिगत मुलाकातें इंग्लैंड में उनके कार्यों की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। उन्होंने विभिन्न ड्राइंग रूमों और कई प्रसिद्ध क्लबों में भी व्याख्यान दिए। उनके आमंत्रित व्याख्यानों में से एक प्रारंभिक व्याख्यान 12 मई को सेसमी क्लब में दिया गया, जहां उन्होंने शिक्षा पर बात की। स्वामी शारदानंद ने 6 जून के ब्रह्मवादिन में लिखा, स्वामी विवेकानंद ने एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी कक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से भाग लेते हैं और व्याख्यान अत्यंत रोचक होते हैं। एंग्लिकन चर्च के एक प्रमुख नेता कैनन हाविस हाल ही में आए थे। उन्होंने बहुत रुचि दिखाई। उन्होंने स्वामी जी को पहले शिकागो मेले में देखा था और तभी से उन्हें प्रेम करते थे। पिछले मंगलवार को स्वामी जी ने सेसमी क्लब में शिक्षा पर व्याख्यान दिया। यह महिलाओं द्वारा उनके शिक्षण के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण क्लब है। इस व्याख्यान में उन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणालियों पर चर्चा की। यह स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से बताया कि उस प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य मानव निर्माण था, न कि केवल रटंत विद्या। उन्होंने इसे वर्तमान प्रणाली से तुलना करके समझाया। 10 जून को स्वामी जी ने आत्मा का हिंदू दृष्टिकोण पर एक व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान दक्षिण केंसिंगटन लंदन में श्रीमती जॉन विडुल्फ मार्टिन के निवास 17 हाइड पार्क गेट पर आयोजित किया गया। श्रीमती मार्टिन, जो पूर्व में विक्टोरिया वुडहुल थी, अमेरिकी मूल की थी। इसलिए उनके घर में दिया गया यह व्याख्यान कई अमेरिकियों द्वारा सुना गया। लंदन अमेरिकन के 13 जून 1896 के अंक में लिखा गया। यहां शाही परिवार के कुछ सदस्य भी उपस्थित थे, लेकिन वे सख्त गोपनीयता में थे। 9 जुलाई को एनी बेसेंट के निमंत्रण पर स्वामी विवेकानंद ने लंदन के एवेन्यू रोड सेंट जॉनवुड स्थित थियोसॉफिस्ट्स के ब्लावट्स्की लॉज में व्याख्यान दिया। उन्होंने भक्ति योग को अपना विषय चुना। इसके अलावा उन्होंने नॉटिंग हिल गेट में श्रीमती हंट के निवास पर और विंबलडन में भी व्याख्यान दिए, जहां उनके व्याख्यान के बाद उपयोगी चर्चाएं हुई। इस तरह के
कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वामी जी को वेस्टमिंस्टर में कैनन बेसिल विल्बरफोर्स के निवास पर भी स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया गया, जहां उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के लंदन प्रवास के अनुभवों पर अपने स्मरण में मिस्टर एरिक हैमंड ने स्वामी जी द्वारा सेसमी क्लब में दिए गए एक व्याख्यान का उल्लेख किया। इस व्याख्यान का विषय शिक्षा था और यह उन्होंने बहुत कम तैयारी के साथ दिया। यह मिस्टर हैमंड के लिए स्वामी जी को पहली बार देखने और सुनने का अवसर था। उन्होंने लिखा, अधिकांश श्रोता शिक्षक, स्कूल मास्टर, स्कूल मिस्ट्रेस और ट्यूटर थे। व्याख्यान का विषय शिक्षा था। जल्द ही स्वामी जी मंच पर आए। उन्हें इस विषय पर कम ही समय में बोलने का अवसर मिला और किसी भी तरह से उनकी बात पहले से तैयार नहीं लग रही थी। फिर भी हमेशा की तरह उन्होंने अवसर पर खरा उतरने की अपनी क्षमता साबित की। शांत, स्थिर चित्त और आत्मविश्वास से भरे हुए वे सामने खड़े हुए। उनके भीतर प्राचीन हिंदू संस्कृति और विश्वास का ज्ञान कूट कूट कर भरा था, जो उनके शब्दों और व्यक्तित्व को शक्ति प्रदान कर रहा था। यह एक अनोखा दृश्य और अविस्मरणीय अनुभव था। उनके गहरे रंग की त्वचा, गहरी चमकती आंखें और यहां तक कि उनकी पोशाक उनकी विशिष्टता को प्रदर्शित करती थी। सबसे बढ़कर स्वामी विवेकानंद की वाणी उनकी प्रेरणादायक वाक्पटुता के लिए सराही जाती थी। अंग्रेजी भाषा पर असाधारण पकड़ ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि उनके श्रोताओं में अधिकतर ऐसे लोग शामिल थे जिनका पेशा अंग्रेजी छात्रों को उनकी मातृभाषा सिखाने और उसी भाषा के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान देने का था। इसके अलावा स्वामी जी ने शीघ्र ही यह भी दिखा दिया कि वे इतिहास और राजनीतिक अर्थशास्त्र में भी समान रूप से पारंगत थे। वे इन शिक्षित लोगों के बीच उनके ही स्तर पर खड़े थे। बिना किसी भय के, बिना किसी अनुग्रह की अपेक्षा किए, उन्होंने हिंदू सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि जो शिक्षक शिक्षा को धन कमाने के लिए बेचता है, वह उच्चतम और गहनतम सत्य से विश्वासघात करता है। उन्होंने कहा, शिक्षा धर्म का अभिन्न हिस्सा है और ना तो शिक्षा और ना ही धर्म को खरीदा या बेचा जाना चाहिए। उनके शब्द तलवार की तरह अकादमिक परंपराओं की रक्षा ढाल को भेदते चले गए, लेकिन उनके भाषण में कोई कटुता नहीं थी। यह विनम्र, सुसंस्कृत और अपनी अद्वितीय मुस्कान से आलोचनाओं को नकारने वाले हिंदू ने अपना स्थान बना लिया था। वह श्री राम कृष्ण के आदर्शों की प्रेरणा से अपनी छाप छोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने पहली कोशिश में ही यह सफलता हासिल की। उनका यह विचार कि शिक्षक अपने छात्रों के साथ प्रेम के लिए काम करे, ना कि धन के लोभ या जीवन यापन के लिए, गहरी प्रशंसा का पात्र बना। इसके बाद चर्चाएं हुई। शिक्षण के लिए शुल्क लेने के कारणों में जलवायु और अन्य आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया, लेकिन स्वामी जी ने अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम रहते हुए
अपनी बात रखी। यह हमारी स्वामी जी से पहली भेंट थी, जो श्रद्धा भरे मित्रत्व, सच्ची प्रशंसा और आभार पूर्ण स्मृतियों का कारण बनी। स्वामी जी के एक अन्य व्याख्यान की स्मृति में श्री एरिक हैमंड ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया जो अत्यंत यादगार प्रतीत होती है। यह व्याख्यान कब और कहां हुआ यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अनुभव अविस्मरणीय था। श्री हैमंड ने लिखा, लंदन पहुंचने पर स्वामी जी का स्वागत उस शांत, चिंतनशील और अर्ध व्यावसायिक ढंग से किया गया जिसकी आदत लंदन वासियों को होती है। शायद हर जगह मिशनरी को एक ऐसा वातावरण मिलता है जो ना तो पूरी तरह विरोधी होता है और ना ही पूरी तरह स्वीकार्य, बल्कि संशयात्मक होता है। यह निश्चित है कि स्वामी जी ने इस संशय और आश्चर्य के तत्व को पहचान लिया, और यह भी निश्चित है कि उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने इस अवरोध को पार कर लिया और कई दिलों में खुशी के साथ अपनी जगह बनाई। स्वामी जी के प्रभाव से क्लब, सोसाइटी और ड्राइंग रूम्स उनके व्याख्यानों के लिए खुल गए। विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के समूह उनके साथ अध्ययन के लिए एकत्रित होते थे। जो लोग उन्हें सुनते वे और अधिक सुनने की इच्छा व्यक्त करते थे। स्वामी जी के एक व्याख्यान के अंत में एक प्रसिद्ध और उम्रदराज दार्शनिक ने खड़े होकर कहा, आपने शानदार ढंग से भाषण दिया है महोदय, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपने हमें कुछ नया नहीं बताया। इस पर स्वामी जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महोदय, मैंने आपको सत्य बताया है। सत्य उतना ही पुराना है जितने ये अमर पर्वत, उतना ही पुराना जितनी ये मानवता, उतना ही पुराना जितनी ये सृष्टि, और उतना ही पुराना जितना ईश्वर। यदि मैंने इसे ऐसे शब्दों में कहा है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको अपनी सोच के अनुरूप जीने के लिए प्रेरित करे, तो क्या मैंने इसे कहकर सही नहीं किया? स्वामी जी के इस उत्तर पर श्रोताओं में सुनो सुनो की आवाजें गूंज उठी और तालियों की गड़गड़ाहट ने दिखाया कि उन्होंने अपने श्रोताओं को पूरी तरह से जीत लिया था। उसी सभा में एक महिला जो नियमित रूप से चर्च जाती थी, उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन भर चर्च की सेवाओं में भाग लिया है। उनकी एक रसता और उत्साहहीनता ने उन्हें उबाऊ और अरुचिकर बना दिया है। मैं वहां केवल इसलिए जाती थी क्योंकि और लोग जाते थे और कोई अलग दिखना नहीं चाहता। लेकिन जब से मैंने स्वामी जी को सुना है, धर्म में प्रकाश आ गया है। अब यह वास्तविक है, यह जीवंत है, इसका एक नया आनंदमय अर्थ है और मेरे लिए यह पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। जय स्वामी विवेकानंद।